मुलायम सिंह यादव से राजनीति के अखाड़े में दो दो हाथ कर चुके प्रेम सिंह शाक्य हमारे साथ हैं। पूर्व प्रत्याशी थे, यहां से चुनाव लड़े थे, 92,000 वोटों से मुलायम सिंह यादव से हारे थे। निश्चित तौर के ऊपर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला है, रघुराज शाक्य को चुनाव मैदान में उतारा है। प्रेम सिंह शाक्य जो पिछला चुनाव लड़े थे उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मैनपुरी जो उपचुनाव है उसमें सर आपको कितना मलाल है अपना टिकट कट जाने का? हमें कोई मलाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का फैसला है, शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। वो हम सब लोगों को सर्वमान्य। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कभी विचलित नहीं होते हैं। जैसे पार्टी ने कमल का फूल थमा दिया, हम लोग उसी के साथ रहते हैं। जी, इस बार कैसा माहौल देख रहे हैं सर आप? माहौल बहुत अच्छा है, जी पहले से भी थोड़ा अच्छा है माहौल। जी क्योंकि पहले तो हम चूंकि स्वयं प्रत्याशी थे, हमें इतना नहीं पता लगता था। जी। हमसे तो सब कहते थे कि वोट आप ही को देंगे, आप ही को देंगे। हाँ अब चूंकि अब हम प्रत्याशी के रूप में नहीं, इसलिए जनता जो हमसे बात करती है उस हिसाब से हमें लग रहा है जी कि यादव वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग जैसे मुसलमान, उन बस्तियों में भी हमने जाके देखा तो वहाँ भी हमें बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। सर, एक मेरे को बिल्कुल सर 100% बिल्कुल जो है वो बिना किसी लाग लपेट के बताइए। आप मुलायम सिंह यादव जैसे व्यक्तित्व से चुनाव लड़े और बहुत आपने जो मार्जिन था उसको कम किया। अगर इस बार आप चुनाव मैदान में होते तो कैसा सिनेरियो होता? देखो, होती कैसी, मेरी आदत है, मेरी आदत है किसी बड़े नेता से लड़ने की। जी। और अब की बार डिम्पल जी की उन्होंने घोषणा कर दी। हाँ तुरंत हमने माननीय योगी जी से, माननीय डिप्टी सीएम केशव जी, हाँ माननीय ब्रजेश पाठक जी से हाँ। और माननीय धर्मपाल जी जो हमारी प्रदेश संगठन महामंत्री, उन जी। सभी से हमने संपर्क फोन से साधा। हाँ फोन से हमने साफ मना कर दिया था, हाँ हमने ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ूंगा। तो ये कहा क्यों नहीं लड़ोगे, हाँ तो उसका साफ साफ कह दिया हमने, ये बताओ भाई साहब, हम राष्ट्रीय नेता से लड़े इलेक्शन, हाँ। अब हम इन महिलाओं से लड़े, ये मैं कतई किसी भी कीमत पे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैंने साफ साफ मना कर दिया था। अच्छा सर, एक सवाल है मेरे मन में, मैं पूछता हूँ, हो सकता है ये बुरा लगे सवाल। माफ़ी चाहता हूँ एडवांस में आपसे। अ, अब रघुराज शाक्य जो है वो आपके पार्टी में आ गए हैं और शाक्यों का एक बड़ा नेता जो है वो जन्म ले रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तो कहीं ना कहीं आपको अपने कद कम होने का कोई मलाल? अरे कहीं नहीं, कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में यही तो एक विशेषता है, कभी कद छोटा होता ही नहीं है। जी न कद छोटा होता है, न पद छोटा होता है। पद तो एक बूथ अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों को बराबर है पद, जी। तो वही मेरा है। कोई दिक्कत नहीं, मान सम्मान में कोई कमी नहीं है, मान सम्मान बराबर दिया जा रहा है। तो वो हमें दिखाई भी दे रहा है। रघुराज शाक्य चुनाव जीतेंगे? हाँ, रघुराज साकी जीतेंगे चुनाव, 100% जीतेंगे। और रही बात ये, अब ये जो आपने मलाल की बात कही, अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। रघुराज साग के कहीं भी मिलते हैं मेरे पैर छूते हैं। जी अब आप बताइए, इससे ज्यादा मान सम्मान और क्या मिलेगा। बिल्कुल। तो देखिए, मिल रहा है हमें। बिल्कुल प्रेम सिंह शाक्य ने साफ कर दिया था वो महिलाओं से चुनाव नहीं लड़ेंगे, राष्ट्रीय नेता से चुनाव लड़ते हैं और निश्चित तौर के ऊपर एक बड़े कलेबर, बड़े तेवर और बड़े नेता हैं प्रेम सिंह शाक्य। वो इस बार चुनाव मैदान में नहीं है, रघुराज शाक्य चुनाव मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शाक्य बरादरी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से बड़े नेताओं से बात करने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे जातियां हैं, जो दूसरे वर्ग हैं, उन वर्गों में भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर पॉजिटिविटी जो है वो दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी की बात कर रही है। निश्चित तौर पर अब बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ ही दिनों में यहाँ चुनाव होगा और नतीजे सामने आएंगे और पता चल जाएगा कि मैनपुरी लोकसभा का जो राजनीतिक विरासत है वो किसके पास जा रही है। मैनपुरी में चुनावी हार और जीत के गणित को समझने के लिए ज़रूरी है किसी ऐसे वैद्य, ऐसे हकीम के पास पहुंचा जाए जो नफ्स को बहुत भली भांति जानता हो। और हम पहुंच पहुंच चुके हैं एक ऐसे वैद्य के पास। पूर्व विधायक हैं, 2002 से वो विधायक बने यहाँ पर, उसके बाद फिर विधायक बने, फिर विधायक बने और स्वास्थ्य के चलते वो पिछला चुनाव नहीं लड़ पाए थे, जिस वजह से जो है वो अब पूर्व विधायक हैं, अशोक सिंह चौहान। हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया आपका। सीधा सवाल मेरा सर आपसे यही है
कि डिम्पल यादव हैं और रघुराज शाक्य हैं, दोनों में किसका पल्ला भारी आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, सन 89 से हम लोग समाजवादी पार्टी के सांसद को देखते आए हैं। और चूंकि मुलायम सिंह यादव जी का एक प्रभाव था इस क्षेत्र में, तो लोग उनका लिहाज भी करते थे। अब चूंकि वो नहीं है अब इस दुनिया में, अब वो बात अब समाजवादी पार्टी की रही नहीं है यहाँ। इसलिए नहीं रही है क्योंकि हमारे पिछले विधानसभा में 2 विधायक जीते यहाँ से, एक मंत्री है, पिछली बार पिछली सरकार में एक मंत्री थे। और जो पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 का, जिसमें खुद मुलायम सिंह यादव लड़े थे और भाई प्रेम सिंह जी उस समय चुनाव हमारे पार्टी से लड़ रहे थे, तो मात्र 92,000 वोट से हम लोग चुनाव हारे थे। और उसमें भी मैनपुरी जिले में मात्र 28,000 वोट से हम हारे चुनाव, और अकेले जसवंत नगर से 64,000 वोट से हारे थे। तो अब चूंकि हमारा प्रत्याशी जसवंत नगर से ही है, तो उस लीड को कम करेगा और हम लोग 4 विधानसभा इस बार जीतेंगे। रघुराज शाक्य क्या वो उतनी दमदारी से अपनी उम्मीदवारी पेश कर पा रहे हैं? रघुराज साहब बहुत सज्जन और भले आदमी हैं, और जहाँ तक लोग उनको जानते हैं 2 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे, तो उनका अपना एक प्रभाव है। और हम लोगों ने तो सब लोगों को आत्मसात किया है। वो अभी 2024 में 22 में पार्टी में शामिल हुए हैं, और उनको सम्मान देने का हम लोगों ने किया है, और उनको मजबूत मानकर ही चुनाव पार्टी लड़ा रही है। सहानुभूति एक है फैक्टर दिखाई दे रहा है मुलायम सिंह यादव के साथ, अखिलेश यादव के साथ, डिम्पल यादव के साथ। ऐसा है, सहानुभूति जो उनको वोट देते रहे हैं उनमें ही है। यहाँ 12 लाख और 6 लाख वोट की लड़ाई है। और मैं समझता हूँ शायद इस बार का जैसा चुनाव का माहौल है, ऐसा मैंने अपने जीवन में भारतीय जनता पार्टी पक्ष में नहीं देखा है, और भारी मतों से हमें लगता है चुनाव हम जीतेंगे। क्या ये चुनाव जो है यादव और गैर यादववाद के खिलाफ होने जा रहा है? मैनपुरी में तो होता ही यही है। मैनपुरी में खास तौर से ये गैर यादव चुनाव होता है, और तभी मैं कह रहा हूँ कि 6 लाख और 12 लाख की लड़ाई है। जी, तो शाक्य जो हैं वो पूरी तरीके से आपके कैंडिडेट के साथ हैं? पहली बार ऐसा लग रहा है, भाई प्रेम सिंह चुनाव लड़े थे तो 10-20% साख कटा था, लेकिन हमें इस बार लग रहा है जो क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं, इस बार साक्यों के मन में ये है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि 3 बार बहुजन समाज पार्टी साख को लड़ा चुकी लोकसभा, 4थी बार भारतीय जनता पार्टी लड़ा रही है लोकसभा साख को, तो आखिर कब तक। तो ये साक्यों के मन में है कि हम जो है लास्ट चुनाव लड़ रहे हैं, और करो या मरो की स्थिति है। कुछ जातीय आधार के ऊपर कुछ बात बताइए, किन जातियों का यहाँ वर्चस्व है, क्या गुणा भाग है, मुसलमान किधर होंगे, यादव और मुसलमान का जो कॉकटेल है क्या वो बना रहेगा, क्या है पूरा सिनेरियो? देखिए, ये मिथक जो है वो टूट चुका है, और उसका सबूत है रामपुर और आजमगढ़, जहाँ 52% मुसलमान, 50% से ऊपर मुसलमान दोनों लोकसभा में था, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो जो पसमानदा समाज है, जो लाभार्थी है उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के, उन्होंने, महिलाओं ने, अल्पसंख्यक के लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और रामपुर में तो आजमगढ़ में तो एक पूर्व वो ब्लॉक प्रमुख थे, वो शामिल हो गए थे पार्टी में जो चुनाव में। तो ऐसा नहीं है कि वो जो है कोई किसी पे मोहर लगी किसी पार्टी की, सभी समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए बात करने के बाद काफ़ी हद तक क्लियर होता दिखाई दे रहा है मैनपुरी का रण किधर जा रहा है। निश्चित तौर पर डिम्पल यादव मैदान में है, वहीं रघुराज शाक्य जो कभी समाजवादी नर्सरी से उन्होंने राजनीति की काका गागा पड़ी थी, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर के ऊपर यहाँ पर माहौल गर्म है। योगी सरकार के महत्वपूर्ण विभाग को संभाल रहे मंत्री राकेश सचान हमारे साथ हैं, मैनपुरी में पसीना बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राकेश सचान से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मैनपुरी में क्या चल रहा है। सर देखिए, मैनपुरी में 5 विधानसभाओं में रघुराज शाक्य भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। 100% एमपी बनेंगे, क्योंकि हम लोग 10 दिन से गांव-गांव, बूथ-बूथ सब जगह जा रहे हैं। माननीय योगी जी, मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ जन जन को मिल रहा है, लोग संतुष्ट हैं, और पूरी तरह से इनके गुंडा राज से लोग आतंकित थे। माननीय नेताजी के निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई है,
और इस सीट पर रघुराज साक्य एमपी बनने जा रहे हैं। बनने जा रहे हैं सर। तो आपने कहा कि रघुराज शाक्य मंत्री बनने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी से इम्पोर्टेड नेता हैं सर। इम्पोर्टेड नेता क्या, वो तो समाजवादी पार्टी को अगर चाहिए था तो टिकट उनको देते, उनको नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। वो जनता के बीच के कार्यकर्ता हैं, गरीब घर के कार्यकर्ता, उनको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जिताया। इसके पीछे का क्या गणित है सर? क्या घर का बेदी लंका ढाएगा? देखिए, घर का बेदी लंका नहीं, पूरे मैनपुरी लोकसभा में लोग जागरूक हैं और वो जानते हैं हमें किससे चुनना है। योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, 4.5 साल की मोदी जी देश में 24 में आ रहे हैं पलट के, तो इसलिए सब लोग जानते हैं कि हमारा विकास, हमारी कल्याणकारी योजनाएं हमें कौन देगा, निष्पक्ष प्रशासन कौन चला रहा है, सब उसी से संतुष्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने मैनपुरी में लोग जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सचान साहब भी आश्वस्त हैं और उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा जो मैनपुरी उपचुनाव है यहाँ पर कमल खिलने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ शबी हैदर, आप देख रहे हैं के न्यूज़ और इस वक्त हम हैं मैनपुरी के रण में। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, यहाँ उपचुनाव है और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके की रणभेदी बच चुकी है, किस तरीके का संघर्ष यहाँ पर हो रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश की जो योगी की कैबिनेट है वो मैनपुरी में उतरती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, और एक सबसे बड़ा जो मूल चूल परिवर्तन दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर के ऊपर के न्यूज़ का कैमरा, यहाँ पर कोई देखने वाली या कोई लाग लपटी वाली बात नहीं है, के न्यूज़ का कैमरा है और मैनपुरी की ये मुस्लिम बस्ती है और इस मुस्लिम बस्ती में ठाकुर जयवीर सिंह का जय घोष हो रहा है। बिल्कुल बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर यह सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम खुद देख रहे हैं और हम खुद साक्षी बने हैं। योगी सरकार के 2 कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान और ठाकुर जयवीर सिंह, यही नहीं आगरा के जिला पंचायत अध्यक्ष भी इस वक्त हमारे मंच पर हैं। हम बात करेंगे, नफ्स टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ा चुनाव है, बड़ा उपचुनाव है और आने वाले समय में सियासत की करवट बदलने वाला चुनाव है। सर, मुस्लिम बस्ती, भारतीय जनता पार्टी, जयवीर सिंह का जय घोष, ये क्या हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से आज आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हर वर्ग के, धर्म के लोगों को जोड़ने का काम, सभी को आगे बढ़ने का समान मौका देने का काम, जन कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति को बिना किसी राजनीतिक, सामाजिक या जाति भेदभाव के बिना सभी को समान अवसर देने का काम, ये चूंकि डबल इंजन की सरकार ने किया है, इसलिए हर वर्ग, धर्म और जात का आशीर्वाद, आत्मीयता भरा भाव, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। साफ रूप से हम कह सकते हैं कि चाहे गरीब कल्याण की जो योजनाएं चली, हम अगर उदाहरण के तौर पर आवास स्वीकृति की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, सर्वाधिक लाभान्वित हमारा मुस्लिम समाज हुआ। इसलिए हुआ कि गरीबी के आधार पर लोगों का चयन हुआ, गरीबी के आधार पर लाभ दिया गया। चूँकि गरीबी मुस्लिम समाज में ज़्यादा थी, इसलिए ज़्यादा लाभ मिला। सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी की कारवां आगे बढ़ रहा है और सबका विश्वास इसमें जुड़ता चला जा रहा है। उसी का परिणाम है कि चाहे जो उपचुनाव हो, चाहे जो चुनाव हो, किसी स्टेट का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने अपना समर्थन व्यक्त करने का काम किया है। अरे मंत्री जी, डर नहीं लग रहा आप मुसलमानों के पास वोट मांगने आ रहे हैं, हिंदू नाराज हो जाएगा आपसे? हम लोग भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज का, सर्व धर्म का सम्मान करती है। आज पसंदीदा समाज, मुस्लिम समाज का जो गरीब भाग है, उसके संरक्षण के लिए, उसके विकास के लिए भी हम लोग आगे बढ़े हैं, आगे कदम बढ़ाए हैं। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आज नहीं तो कल मुस्लिम समाज को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि राजनीतिक अन्य पार्टियों ने केवल मुस्लिम का वोट के लिए, वोट बैंक की तरह उपयोग किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको वोट बैंक न मानते हुए उनके विकास के लिए, कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। और उनकी समझ में देर सवेर आएगा कि असली अगर कोई उद्धार करने वाला है, उनका भला करने वाला है, अगली पीढ़ी का कल्याण करने वाला है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी है, जो सब समाज के साथ साथ मुस्लिम को कल्याण का भी काम करेगी। सर, जहाँ पर आप बैठे हैं, जहाँ से आप विधायक हैं, मैनपुरी लोकसभा है,
और मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता था, समाजवादियों का गढ़ कहा जाता था। आपने अपने कुशल नेतृत्व और सक्षम सूझबूझ से इसको जो है वो जीतने का काम किया। यहाँ पर क्या मुद्दे हैं? मुस्लिम बस्ती है तो जाहिर सी बात है, फिर मैं उसी सवाल पर आऊँगा कि यादव और मुसलमान एक कॉकटेल होता था और अन्य जातियों का वोट मिलता था, समाजवादी पार्टी जीतती थी। तो क्या मुसलमान आपको वोट करेंगे? क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से आपने इस अवैध दुर्ग को ढाया है? देखिए, प्रामाणिक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। सैफई के बगल का गांव गढ़िया प्रहलादपुर, बाबूराम यादव जी वरिष्ठ मंत्री यहाँ के रहे, उनका अपना मूल गांव। उस गांव में भी एक भी दूसरे किसी यादव के अलावा किसी भी जात धर्म का एक भी आवास नहीं है। हम लोग जनसभा की, जन समर्थन मिला, बड़ी सभा हुई और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपने सद्भावना व्यक्त की और वोट है तो आश्वस्त किया। कल यहाँ का बनदल सबसे मजबूत गढ़ है जो यादवों का गढ़ है, यहाँ दूसरे वर्ग का एक भी वोट नहीं है। वहाँ भी कल बहुत बड़ी जनसभा हुई, आज के अखबार में पढ़ा है, बहुत बड़ी जनसभा हुई जिसमें बुला करके उन्होंने हमें समर्थन देने का काम किया। आज आपके सामने सिकंदरपुर में बैठे हैं, यहाँ के तमाम साथी सब मुस्लिम वर्ग है, आपके सामने हम लोगों के साथ समर्थन के लिए व्यापक रूप से आतुर दे रहा है। ये सिद्ध करता है कि हम लोगों ने निश्चित रूप से लोगों का भला करने का काम किया है, कोई भेदभाव नहीं किया है और उसी की बदौलत सारे वर्ग धर्म जाति के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और हम यकीन दिला रहे हैं आपको कि आने वाले कल को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का इस बार यहाँ कमल उपचुनाव में भी खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज साग के यहाँ प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं, कोई अब दो राय नहीं है, जनता निर्णय ले चुकी है। ठाकुर जयवीर सिंह जो मंत्री हैं, उन्होंने जो फार्मूला है वो साफ कर दिया है और निश्चित तौर के ऊपर जो उनका फार्मूला है वो कहता हुआ दिखाई दे रहा है। मैनपुरी के सिकंदराबाद क्षेत्र से के न्यूज़ के लिए शबी हैदर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ये धर्म क्षेत्र है, गीता ज्ञान की भूमि कुरुक्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, गीता सार की भूमि कुरुक्षेत्र है। गीता की भूमि कुरुक्षेत्र हरियाणा में 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में धर्म, ज्ञान, कला, संस्कृति और मनोरंजन के महासंगम के साक्षी बनिए। विश्व स्तरीय हस्तशिल्प सरस मेला, भव्य महाआरती, दीपदान, प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति। न छूटे ये अवसर इस बार। गीता की भूमि पर सुनिए गीता का सार। आप सादर आमंत्रित हैं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हारीबाजी जीतना जिसे आता है वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। जी हाँ, पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने पन्ना प्रमुख कंसेप्ट लाकर पूरे गुजरात का जो इलेक्शन था वो अपने पक्ष में कर लिया था। ठीक इसी तरीके से मुलायम सिंह यादव के अवैध दुर्ग में सेंध लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक शक्ति केंद्र कंसेप्ट को जो है वो मैनपुरी उपचुनाव में लॉन्च किया है। और निश्चित तौर पर हम इस वक्त एक भोगांव विधानसभा में शक्ति केंद्र पर हैं और शक्ति केंद्र के ज़रिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत की इबारत लिखना चाहती है। और ये शक्ति केंद्र कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है वो चुनाव में एक कारा के हथियार बनने जा रहा है। ये साफ हो गया है क्योंकि हम एक बहुत सुदूर इलाके में हैं। यहाँ पर भोगांव विधानसभा का एक बहुत सुदूर इलाका है जहाँ पर एक शक्ति केंद्र है और शक्ति केंद्र में इस शक्ति केंद्र के जो संचालक महोदय हैं वो हमारे साथ हैं, विधायक जी हैं, पूर्व विधायक हैं ये, और इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एक खबर के लिए। सर, क्या है ये शक्ति केंद्र? ये शक्ति केंद्र पर हम लोगों ने बनाए हैं, इन पर हमारे 5 बूथ लगेंगे। 5 बूथों के अध्यक्ष
और उनकी टीम पूरा काम करेगी। वोटर को कैसे निकालना है, कैसे वोट पहुंचाना है, कैसे परसेंटेज कराना है, ये हमारे इन्हीं जो बूथ ये शक्ति केंद्र पे जो काम कर रहे हैं उन लोगों का यही काम है, यही जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी के तहत हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे प्रधान जी हैं यहीं इसी शक्ति केंद्र पर काम कर रहे हैं। ये आमल जी चौहान हैं, हमारे एक बूथ अध्यक्ष भी हैं। हम काम पूरी टीम मिलके इसी पे काम करने का काम कर रहे हैं। तो यानी कि एक शक्ति केंद्र पर 5 बूथ हैं। एक शक्ति केंद्र पर 5 बूथ हैं। 5 बूथों पे एक हमारा प्रभारी है, एक संयोजक है। उसी तरीके से हम लोग लगे हुए हैं। तो मैनपुरी उपचुनाव में कितने शक्ति केंद्र बनाए गए हैं? मैनपुरी उपचुनाव में हम लगभग 400 के समथिंग हैं। पूरे मैनपुरी लोकसभा में 400 शक्ति केंद्र बने हुए हैं हमारे। इसी पे हम लोग पूरा फोकस करे हुए हैं, इसी पे लगे हुए हैं। यानी कि किसी शक्ति केंद्र पर 5 से ज्यादा भी बूथ हैं? हाँ, किसी पे 5 भी हैं, किसी पे 6 भी हैं। इन टोटल 5 का रेशियो है। टोटल 5 हाँ, रेशियो है। यानी कि टोटल 2000 बूथों को शक्ति केंद्र से आप जो हैं 2200 जो बूथ हैं हमारे पूरे इसमें, उन्हें सबको शक्ति केंद्र पे इकट्ठा करके उन्हीं के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या शक्ति केंद्र कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं? हाँ, शक्ति केंद्र पूरे लगे हुए हैं। शक्ति केंद्र पूरी बूथ जो हमारी वोटर लिस्ट है उसको तैयार कर रहे हैं। ये देख रहे हैं बाहर कौन सा वोटर है, कौन सा वोटर हमारे पक्ष में है, कौन सा हमारे विपक्ष में, कौन सा हमसे कैसे नाराज है, उसे कैसे मनाना है। ये हमारे बूथ के जो बूथ अध्यक्ष हैं, जो संगठन के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे प्रधान हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे बीटीसी हो, कोई भी हो, उसी काम पे हम लोग लगे हुए हैं। तो जो जैसे आप एक सुपरवाइजर हैं शक्ति केंद्र के, ठीक है, तो आप पूर्व विधायक हैं आप, तो इसी तरीके से जो हमारे जैसे विधायकों को सभी को, किसी पे 3 शक्ति केंद्र हैं, किसी पे 2 हैं, किसी पे 4 हैं, सभी पे हैं। ऐसे हमारे शक्ति केंद्र पे 10 शक्ति केंद्र मिला के 1 मिनिस्टर हैं, वो हम लोगों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस तरीके से पूरी कड़ी बनी हुई है हम लोगों की। बिल्कुल। तो पहली बार इस तरीके का शक्ति केंद्र कंसेप्ट दिया गया है? ये शक्ति केंद्र पहले से था, लेकिन एक्टिव अभी होने जा रहा है और मुझे लगता है इसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जैसे मैं चाहूँ, अभी हमारे जो प्रभारी मिनिस्टर हैं धर्मपाल जी, मैं अभी बात कर सकता हूं, और कोई समस्या है गांव की तो निदान भी तत्कालीन हम लोग उसे कराने का काम भी कर रहे हैं। तो मंत्री जी यहाँ पर आए कुछ शक्ति केंद्रों वगैरह? मंत्री जी आए, मंत्री जी ने हम लोगों को पहले ट्रेंड किया, हम लोगों ने फिर हमने अपने नीचे वालों को वो किया, ऊपर से वो ट्रेनिंग लेके आए, उन्होंने हमें किया, हमने उन्हें किया, उन्होंने हमें किया। इसी तरीके से लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो ये जो लड़ाई है आपकी मैनपुरी में, ये आपको कैसी लड़ाई लगी? देखिए, मैनपुरी में पहले लड़ाई थी, आज की डेट में कोई लड़ाई नहीं है। नाम बढ़ा है, हो सकता है यहाँ का गढ़ कहा जाता है, लेकिन हम लोग काफ़ी दिनों से या 1 हफ्ते से हैं, हमें उनका कहीं यहाँ गढ़ नज़र नहीं आया। उनका गढ़ जो नज़र आता था वो गढ़ केवल एक ही था, बूथ कैप्चरिंग करते थे वहाँ। कहीं ना कहीं उनके लोगों को डराते धमकाते थे और बूथ कैप्चरिंग करते थे बहुत तादाद में। वो इस मैनपुरी में अब नहीं होगी। कोई आदमी को किसी प्रकार का डर नहीं है, भय नहीं है, और लोग खुल के मतदान करेंगे। लोकतंत्र, असली लोकतंत्र की जो परिकल्पना की थी हम लोगों ने, वो सच साबित होगी और निश्चित रूप से हर मतदाता 5 तारीख को अपने मतदान का प्रयोग करेगा। जी। तो रघुराज शाक्य की जीत को आप किस तौर पर देख रहे हैं? देखिए, रघुराज शाक्य की जीत नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और लोकसभा की जो दबी कुचली जनता है, जो दशकों से पीड़ा झेल रही है, उसकी जीत होगी यहाँ मैनपुरी में। धरती पुत्र कहा जाता था मुलायम सिंह यादव को, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई नेता या किसी की पार्टी की तरफ से बयान है उनके निधन के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी थी। और सहानुभूति को किस तौर पर आप देख रहे हैं कि क्या कोई सहानुभूति मुलायम सिंह यादव या डिम्पल यादव के लिए दिखाई दे रही है आपको? देखिए, आदरणीय नेताजी को सभी सम्मान करते थे, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित पार्टी है और हम लोगों में संस्कार है। उन्हीं संस्कारों के तहत माननीय नेताजी का सभी ने सम्मान किया, उनको श्रद्धांजलि दी। ये चुनाव है, चुनाव की दृष्टि से हम लोग लड़ रहे हैं और नेताजी का सम्मान था, तभी हमारा कोई राष्ट्रीय नेतृत्व उस समय या प्रचार करने के लिए नहीं आया था। लेकिन हम नहीं कह रहे, समाजवादी पार्टी के यहाँ तथा जो कार्यकर्ता मिलते वो बताते हैं कि नेताजी उस समय तुरंत मिलते थे, लेकिन यहाँ के नेता सुबह जाते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी उनसे मिलने का काम नहीं करते हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। हम नहीं कह रहे, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता चाहे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेगा, चाहे अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलेगा, जिससे चाहे उनसे मिलेगा,
कहीं किसी को कोई रोक टोक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी किसी एक की पार्टी नहीं, सबकी मिलजुल की पार्टी है। हम कहते हैं हमारी पार्टी है, अभी आप दादा को पूछोगे, दादा छाती ठोक के कहेंगे भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी। ऐसे संस्कार हैं भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ वोटर भी कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता ही वोटर है, इस तरीके से लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल, शक्ति केंद्र के जरिए जीत का ताना बाना बुना है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने। मैनपुरी एक बड़ा ज़िला है, मैनपुरी एक ऐसा ज़िला है जहां पर मुलायम सिंह यादव की राजनीति में उदय के बाद यहां कमल का फूल नहीं खिला। निश्चित तौर के ऊपर इस बार मुलायम सिंह यादव नहीं है, लेकिन उनके निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी इस सीट को किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। देश की राजनीति के इतिहास में पहली बार शक्ति केंद्र एक नया नाम, एक नया कंसेप्ट सामने आ रहा है। और शक्ति केंद्र क्या है, शक्ति केंद्र के पीछे का लॉजिक क्या है, इसको समझने के लिए हम बात करेंगे विधायक जी से। विधायक जी, अपना परिचय दिए और बताइए शक्ति केंद्र के बारे में। मैं जितेंद्र वर्मा हूँ, पूर्व विधायक हूँ फतेहाबाद आगरा से। हमारे जो संगठन के माध्यम से हम लोगों को किन्हीं विधायक को 4, किसी को 5, किसी को 2 शक्ति केंद्र मिले हुए हैं। एक शक्ति केंद्र पे हमारे 5 बूथ हैं, किसी पे 6 हैं, किसी पे 7 हैं। और ऑल टोटल रेशियो निकालेंगे हम लोग तो 5 बूथ का रेशियो निकल के आता है। उन पर हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्षों की पूरी टीम है, पन्ना प्रमुख हैं, वो सब लगे हुए हैं। हम लोग इस बात पर लेके कि कोई वोट हमारा बाहर तो नहीं है, कौन हमारे पक्ष में डाल रहा है, कौन हमारे विपक्ष में डालेगा और कौन हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेगा, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं पूरा। और वहीं जो मानी हमारे योगी जी का कोरोना काल का जो मॉडल था, कोरोना में लोग तराह मानता पूरा विश्व, उस समय मानी योगी जी ने और मानी प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानों को जो अमृत सरोवर योजना है, देखिए इतना सुंदर सा तालाब, और गांव का आदमी चाहे तो अपने बच्चों की एक पिकनिक पार्टी होती है जिसके लिए शहर में पार्कों में जाना पड़ता है, वो गांव में खुलवा रखे, तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को लोग जिताएंगे। हर तरह की सुविधा है। हमारे जो प्रधान जी यहाँ के, इन्होंने इस तालाब को विकसित कराया। क्या है सर ये तालाब है, क्या है? जी, ये अमृत सरोवर है। ग्राम पंचायत श्यामपुर भटपुरा में ग्राम प्रधान हूँ, और ये सरकार द्वारा जो अमृत सरोवर को लेके जो योजनाएं चल रही हैं उसी के उसमें ये बनाया गया है। तो कितना ऐसा इतना अच्छा आपने कैसे बना दिया इसको? जी, ऐसे तो कई सारे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मतलब सरोवर तैयार हो, और अभी इस पे काम चल रहा है। ओपन जिम वगैरह इस पे अभी काम होने जा रहा है। जी, तो यहाँ जिम भी होगा? जी, ओपन जिम होगा यहाँ पे। झूले वूले भी लगे? जी जी। पहलवान लग रहे हैं आप? जी, नेशनल प्लेयर हूँ मैं। जी, क्या खेलते हैं आप? ये शॉट पुट है, गोला फेंक एथलेटिक। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये। तो ये बताइए आपको ये इसको पूरा बनाने में कितना खर्चा आया होगा? इसमें करीब 14,45,000 का है, जो अभी काम चल भी रहा है। इसमें पूरा अभी पैसा नहीं खर्च हुआ है, 14,45,000। जी, तो कुल मिलाकर ये यहाँ पे शाम को गांव वाले आते हैं, खुशी उनका कोई बर्थडे वगैरह है? जी, वैसे भी आते हैं रनिंग के लिए। जो लड़के बाहर रनिंग के लिए जाते थे, अभी यहाँ पे ये ट्रैक जो बना हुआ है ये 250 मीटर का है। हाँ। तो 4 राउंड मारने के बाद 1 किलोमीटर हो जाता है। तो लोग काफी जो बाहर जाते थे वो रनिंग करने यहीं पे आते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पे टहलने आते, योगा वगैरह यहीं पे करते हैं। तो ये मनोरंजन केंद्र है? जी जी। तो अभी और भी इस तरीके के कुछ आप केंद्र बनाएंगे? जी जी, बिल्कुल। तो ये अमृत सरोवर योजना तो पूरे देश में लागू है? जी, बिल्कुल। लेकिन इस तरीके के इतने सुंदर कुंड, सुंदर पार्क कहीं और दिखाई नहीं देते? नहीं बन रहे हैं, अभी बन भी रहे हैं, और मतलब लोग एक्टिव हो रहे हैं एक दूसरे को देख के। ऊपर से सरकार द्वारा तो हर एक ग्राम पंचायत में ये योजनाएं चल रही हैं। बिल्कुल। देखिए, शक्ति केंद्र के बाद जो है वो एक और निश्चित तौर के ऊपर मैनपुरी लोकसभा में दिखाई दे रहा है, और वो ये दिखाई दे रहा है ये कुंड, ये अमृत जो है सरोवर योजना जो है उसके तहत निर्मित ये शानदार कुंड दिखाई दे रहा है। ट्रैक है, यहाँ पर एथलीट्स तैयार हो रहे हैं, स्पोर्ट्स का माहौल है। तो निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है और जो कहती है कि साहब समय बदल रहा है, बदलाव हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, तो कम से कम वो भोगांव की इस जगह के ऊपर, इस छोटे से गाँव में जो है एक छोटी सी बसावट में देखने को मिल रहा है। और अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखकर कि कम से कम गांव वाले भी एक छोटा सा उनके लिए पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पर आते हैं, अपने मुंडन कार्यक्रम, बर्थडे वगैरह जो भी उनके एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनका यहाँ पर आयोजन भी होता है, एक आउटिंग भी हो जाती है और अच्छा माहौल मिलता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ के न्यूज़ के लिए भोगांव के इस छोटे से गाँव से शबी हैदर।